आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में बेसिकली हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे। यानी कि यदि आपके सामने बुक है इंडिया के मैप का, तो आप बुक में यदि आपके पास मैप है इंडिया का तो उसको आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो हमारे भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा आज बात करने वाले हैं, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बेसिकली। तो ध्यान से समझेंगे आखिर ये क्या कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया है द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का, ये तीन नदियों का बेसिकली यहाँ पे ना मिलाव होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस नॉर्थ इंडिया में हमारा तीन नदी है जो कि बहुत ही प्रमुख है, और इन्हीं तीनों नदी के बदौलत हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया आज फल फूल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। कौन सा? पहला हो गया इंदस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नदी के वजह से हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन यानी कि नॉर्थ इंडिया हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। और ये जो पूरा का पूरा आपका नॉर्थ इंडिया है ना, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये पूरा का पूरा हमारा अलुवियल सॉइल से मिलकर बना हुआ है। और अलुवियल सॉइल हमारे हर एक प्रकार के मिट्टी में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला मिट्टी माना जाता है। यानी कि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होता है। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे तो बगल में आपका पंजाब है, हरियाणा है, फिर बगल में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। इन सभी में खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, दूसरी बात यहाँ पे अलुवियल सॉइल अच्छे लेवल पे पाया जाता है। ठीक है, आगे। द नॉर्दर्न प्लेन इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सोचो, यानी कि पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन ये हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। लेकिन यदि हम लोग बात करें इसके लंबाई का, तो ये 2400 किलोमीटर ये लंबा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। और चौड़ाई का बात करें तो 240 किलोमीटर ये हमारा चौड़ा है। ठीक है, देखो फैला हुआ है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग लंबाई का बात करें तो 2400 किलोमीटर तक ये लंबा है और 240 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का डायमेंशन हो गया। उसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्दर्न प्लेन जो है ना हमारा बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है ना। तो यूपी का हिस्सा जो हमारा है ना, अधिकतर हिस्सा हमारे यूपी का नॉर्थ इंडिया में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा बेसिकली ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला हमारा एरिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉपुलेशन है क्योंकि अलुवियल सॉइल है, फसल अच्छा होता है, लोग यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ अ रिच सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो नॉर्दर्न प्लेन के पास सॉइल भी बहुत अच्छा है, मिट्टी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, पानी का तो कोई कमी है ही नहीं क्योंकि तीन नदी हमारे यहाँ पे मेजर नदी हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल रहता है, मतलब कि ना ही उतना गर्मी ना ही उतना ठंडा, नॉर्मल क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। ठीक है, आगे। द नॉर्दर्न प्लेन इज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होता है मालूम है? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती, और वो भी सबसे ज़्यादा 3 राज्य में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारा खेती बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि बिहार में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इन तीनों के मुकाबले कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर के रूप में हमारा नॉर्थ इंडिया बहुत आगे है। उसके बाद ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज which are coming from the northern mountains which result in the formation of riverine islands। अब देखिए, चूंकि हमारा नॉर्थ इंडिया ऊपर वाले हिस्से में पड़ता है इंडिया के मैप में, और ऊपर हमारा क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऊपर में तो हमारा हिमालय है, लद्दाख है, फिर से और यदि देखा जाए तो हिमालय के बड़े बड़े छोटे मोटे पहाड़ भी हमारे यहाँ पे। तो जब यहाँ से नदियाँ हमारे बाहर निकलती है ना, और इधर से बाहर निकल के जब ये नदी हमारे नीचे आते हैं तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बन जाता है। रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए, रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि पानी अचानक बह रहा था और बीच में क्या हो गया? एक बहुत बड़ा टापू जैसा जगह आ गया, उसके बगल से पानी हमारा बहना शुरू हो गया, और वो जो टापू है बेसिकली पानी के
बीच में रह गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। देखो एक हम लोग सिंपली कहते हैं आइलैंड, आइलैंड का सिंपली हम लोग मतलब क्या समझते हैं, जो कि पानी के यानी कि जो समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसको आइलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने आइलैंड कह दिया। अब यहाँ पे सवाल है कि सर रिवराइन आइलैंड किसको कहेंगे? रिवराइन आइलैंड उसको कहेंगे जो रिवर के थ्रू फॉर्म हो, यानी कि नदी है चारों तरफ और नदी के बीच में हमारा एक छोटा सा टापू जैसा जगह है। और कभी ऐसा होता भी है, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि चारों तरफ नदी का पानी है और बीच में हमारा छोटा सा टापू है जो कि पानी में डूबा हुआ नहीं है, वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक है, तो बहुत प्रकार के यहाँ पे रिवराइन आइलैंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। गंगा नदी में ही आपको बहुत बड़े बड़े रिवराइन आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, ब्रह्मपुत्रा में भी देखने को मिल जाएंगे, इंदस रिवर में भी आपको रिवराइन आइलैंड देखने को मिल जाता है। बेसिकली होता क्या है ना, ऊपर से जब नदी बह के नीचे आती है ना तो बहुत उसका स्पीड होता है, और जैसे नीचे आती है धीरे धीरे उसका स्पीड घट जाता है, और घटने की वजह से पानी अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट हो जाता है, बिखरने फैल जाता है, और फैलने के क्रम में हमारा बीच बीच में टापू जैसा फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द रिवर्स इन देयर लोअर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब देखिए जैसे जैसे हमारा नदी ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये अलग अलग चैनल में डिवाइड हो जाता है। चैनल का मतलब ये होगा कि अलग अलग रास्तों में ये भागना शुरू कर जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके रास्ते में सिल्ट जमा हो जाता है। सिल्ट का मतलब ये हो गया कि जब ये पहाड़ों के नीचे ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो अपने साथ बहुत से छोटे छोटे कंकर, पत्थर, धूल, मिट्टी, बालू ये सब लेके आगे बढ़ती है। तो जब ये अचानक ऊपर से नीचे की ओर आती है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, कण ये सब भी लेके आती है। और यदि एक जगह पे कहीं ये बड़े लेवल पे इकट्ठा हो जाता है तो क्या पानी वहाँ से पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर वो क्या करता है, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है, यानी कि अलग अलग अपना पानी ना अपने आप अपना चैनल बना लेता है, अपना क्रिएट कर लेता है। ठीक है, आगे और इसी चैनल को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आगे मिलेगा आपको अगला टर्म, दीज चैनल्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का सिंपल सा मतलब क्या है कि नदी ऊपर से आ रहा था, एक रास्ते से आ रहा था, अचानक क्या हो गया, उसके रास्ते में धूल, मिट्टी ये सब बहुत बड़े लेवल पे जमा हो गया और वो क्या कर गया, अपना रास्ता डाइवर्ट कर गया, अलग अलग चैनल में वो बिखर गया, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आगे उसके बाद है मजौली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सोचो ये पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है, इंडिया का नहीं, केवल इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में मजौली नाम का एक हमारा रिवराइन आइलैंड पड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर पहली बात जो बह रही है, बहते बहते उसके बीच में एक टापू जैसा जगह आ गया, उस जगह को नाम हमने क्या दे दिया, मजौली। ठीक है, और ये बेसिकली जगह का नाम नहीं है, उस रिवराइन आइलैंड का नाम हमने दे दिया मजौली। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का हमारा रिवराइन आइलैंड है, जो कि नदी के द्वारा फॉर्म किया गया है। इससे बड़ा रिवराइन आइलैंड आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, ये हमारे इंडिया का है। ठीक है, और किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते फिर, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा इंडिया का, इसको हम लोगों ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। पहला है हमारा द पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन का मतलब हो गया सबसे ऊपर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा पड़ता है पंजाब। तो ऊपर में टॉप मोस्ट में हम लोगों ने कह दिया उसको पंजाब प्लेन। उससे आप नीचे आ जाइए, फिर हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हमारा गंगा प्लेन में आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमारा कौन आएगा, बेसिकली असम आ जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया में जो हमारा स्टेट पड़ता है ना, वो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने नॉर्दर्न प्लेन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब देखते हैं इन तीनों के बारे में एक एक करके कि इसमें क्या खास बात कहा गया है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पंजाब प्लेन के बारे में क्या है। देखिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का यानी कि जो हमारा पूरा ऊपर का हिस्सा है, इसमें वेस्ट पार्ट यानी कि ये वाला पूरा वेस्ट वाले इंडिया में, इसको हालांकि पंजाब तो जम्मू कश्मीर से नीचे ही पड़ता है ना, ये लगभग यहाँ पे हमारा पंजाब पड़ता है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पूरे वाले हिस्से को हम लोगों ने पंजाब प्लेन नाम दे दिया। इंडिया के वेस्ट वाले हिस्सों को हम लोगों ने पंजाब प्लेन के नाम से नाम हमने बेसिकली उसको दे दिया पंजाब प्लेन। आगे बढ़ते हैं, द पंजाब प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब प्लेन किस नदी के द्वारा फॉर्म किया जाएगा?
इंडस रिवर और उसके छोटे छोटे चैनल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा हमारा पंजाब प्लेन फॉर्म होता है। इसीलिए आप कभी भी पंजाब जाएंगे ना, तो पंजाब में आपको कोई नदी नज़र आए ना आए, इंडस नदी वहाँ पे आपको ज़रूर दिख जाएगा। और इंडस नदी के बदौलत ही पंजाब आज इतना हरा भरा स्टेट नज़र आता है। इतना अच्छा जो खेती वहाँ पे हो पाता है वो इंडस नदी के वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो पंजाब प्लेन हमारा पूरा का पूरा, पहली बात तो वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में फैला हुआ है इधर की ओर, पहला बात ये हो गया हमारा। और पंजाब प्लेन किस नदी के द्वारा फॉर्म किया गया? इंडस नदी के द्वारा और उसके छोटे छोटे चैनल के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद दी झेलम, दी चिनाब, दी रवि, दी बीज एंड दी सतलज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर का ये छोटा छोटा हमारा क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, चैनल है। हालांकि मेन हमारा रिवर कौन है? इंडस। इंडस से ये सब हमारा क्या हो गया? छोटा छोटा चैनल के रूप में डिवाइड हो गया, बट गया। कोई डाउट इसमें? कौन कौन है? इंडस रिवर का छोटा छोटा चैनल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी हमारा कौन कौन है? झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज। ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर का छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज है। आगे, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। सोचो, पंजाब प्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो आज भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा या फिर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि इंडस रिवर का पानी हमारे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान जाता है। बात समझा रही है? यानी कि पाकिस्तान का यदि हम पानी रोक दें ना, पाकिस्तान जाने ना दें इंडस रिवर को, तो पाकिस्तान पानी के बिना पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान का आधा डिमांड पानी का हमारा इंडस रिवर कर देता है, जो कि इंडिया से जो बहता है पंजाब में भी जाता है और पंजाब के थ्रू होते हुए यहाँ से बगल से होते हुए हमारा पाकिस्तान की ओर निकल जाता है। सोचो, यदि हम उसके पानी को रोक दें तो पंजाब पानी के लिए तरस जाएगा। ठीक है, और पंजाब नहीं, सॉरी, पाकिस्तान। यदि पंजाब में ही इंडस रिवर को रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। और पाकिस्तान में वाटर का कोई मेन सोर्स उतना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली क्या है, एक पहले ना पाकिस्तान पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका, हालांकि पाकिस्तान आज भी है, ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान पहले बेसिकली उतना हरा भरा नहीं होता था। वहाँ पे ना पानी का सुविधा था, ना ही खेती बाड़ी का सुविधा था। अब धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप कर रहा है, लेकिन पहले पाकिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बंजर जैसा था। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक एकदम सुनसनाटा जैसा कुछ दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन अब थोड़ा पंजाब अपना डेवलप हो रहा है। पंजाब के साथ साथ सॉरी पाकिस्तान भी हमारा डेवलप हो रहा है। पंजाब तो खैर डेवलप है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डुआब। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कहा गया है, द लार्ज सेक्शन ऑफ द पंजाब प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डुआब। डुआब का मतलब क्या होता है? देखो, लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज। यानी कि पंजाब में ना अक्सर आपको वैसा जगह देखने को मिलेगा जो कि दो ट्रिब्यूटरीज के बीच में ज़मीन है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन रिवर कौन हो गया पंजाब में? इंडस हो गया। इंडस क्या करता है? अपना अलग अलग चैनल बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है। तो जो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में ज़मीन जो पाया गया, वो वैसा वैसा ज़मीन आपको पंजाब में बहुत देखने को मिलेगा। मतलब कि बीच में ज़मीन है और चारों तरफ से नदी बह रहा है, इस तरीके का आपको बहुत देखने को मिलेगा। और वही यहाँ पे कहा गया है डुआब, यानी कि पंजाब प्लेन में अक्सर आपको डुआब देखने को ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कि बीच ही में ज़मीन है और चारों तरफ से पानी बह रहा है। ऐसा ऐसा जगह आपको पंजाब में बहुत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंजाब प्लेन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब गंगा प्लेन के बारे में। देखिए, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। घाघर एंड तिस्ता रिवर बेसिकली एक तरीके से हमारा ऊपर में पड़ता है थोड़ा सा घाघर रिवर, और नीचे में हमारा तिस्ता रिवर। तो ये बेसिकली हमारा गंगा प्लेन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, घाघर से लेकर तिस्ता रिवर तक हमारा गंगा प्लेन फैला हुआ है। उसके बाद इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्ट्सली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो गंगा बेसिकली हमारा जो नदी है वो यहाँ से ऊपर गंगोत्री से बहती है और ऐसे होते हुए दिल्ली को टच करते हुए, ऐसे उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड तक वो टच करती है, और बंगाल होते होते हुए फिर वो जाके बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी हमारा समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया था कि ये गंगा प्लेन आपको बेसिकली हरियाणा में भी देखने को मिलता है, इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में और झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी गंगा प्लेन का आपको असर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी बेसिकली आपको यहाँ देखने को मिलता है। आगे है उसके बाद हमारा फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा।
द ब्रह्मपुत्र प्लेन मेनली लाइज इन असम एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये बेसिकली आपका जो असम है, असम बेसिकली हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन से बना हुआ है, यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जैसे हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? गंगा जी है, गंगा है। उसी प्रकार से असम में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। तो असम में जो बाढ़ ये सब आता है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही आता है, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी में इतना उफान आ जाता है, इतना उसका लेवल बढ़ जाता है कि पूरे असम को उड़वा देता है इस तरीके से। और असम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो बेसिकल स्टेट है, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया, फिर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, अगरतला हो गया, ये सब हमारा बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी से ही सब चीज़ उसका पालन पोषण वहाँ से होता है। ठीक है, आगे तो ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। तो ये 3 मेजर हमारे प्लेन थे जिससे हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये हमारा पूरा ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन में ही आएगा। और ये इस नॉर्दर्न प्लेन में आपको 3 मेजर रिवर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, 3 मेजर रिवर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों के पास 1-2 नया टर्म है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। भावर है, तेराई है और भांगर है ना। उसके बाद फिर हमारा खदर है। इन सभी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए क्या क्या है। देखिए, पहले भावर के बारे में देखते हैं क्या है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width, laying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। देखिए, यहाँ पे शिवालिक का जिक्र हुआ तो आपको अपने माइंड में लाना है आपका हिमालय वाला माउंटेन सिस्टम। सबसे टॉप पे हमारा कौन था? हिमाद्री। उसके नीचे हमारा कौन था? हिमाचल या फिर लेसर हिमालय भी हम लोग कहते थे। और उसके नीचे हमारा होता था शिवालिक। ठीक है, तो जब बहुत यानी कि सबसे पहले हमारा यदि पानी बहना शुरू भी करेगा तो कहाँ से बहना शुरू करेगा? सबसे ऊपर हिमाद्री से। हिमाद्री से पानी बहते हुए कहाँ आएगा? हिमाचल में आएगा, यानी कि लेसर हिमालय में आएगा। वहाँ से पानी बहते हुए किस में आएगा? शिवालिक में आएगा। और शिवालिक के बाद पानी बहते बहते क्या हो जाता है तरीके से, वहाँ पे उसका स्पीड घट जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से बहुत नीचे पानी आ गया, अब उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा होता है। तो वही अब बात यहाँ पे कहा गया है, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों से रिवर जब निकलना शुरू कर देता है वहाँ से, डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विद, लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। यानी कि शिवालिक तक पहुँचते पहुँचते हमारे पानी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बहुत ही घट जाता है। और शिवालिक में 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा? पहाड़ों के साथ जो बहता हुआ पहाड़ों में जो हमारा पानी था, उस पानी अपने साथ क्या बहा के लेकर आया? छोटे छोटे पत्थर लेकर आया, पत्थर ये सब लेकर आया। और वो पत्थर आपको बेसिकली शिवालिक में देखने को मिल जाता है। वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जब हमारा बड़े बड़े नदियाँ हिमाद्री से लेसर हिमालय से शिवालिक में आती है, तो शिवालिक के नीचे आप देखेंगे 8 से 16 किलोमीटर तक एकदम पूरा का पूरा जो है ना पत्थर ये सब फैला हुआ है। वो पत्थर कहाँ से है? अपने आप नहीं, पानी अपने आप पहाड़ों से बहाते हुए लेकर आ गया। ठीक है, आगे इट इज़ नॉन एज भावर, और उसी को हम लोग कहते हैं भावर। ठीक है, और इसमें ना आपको बेसिकली छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े पत्थर भी देखने को मिलते हैं। अब उतना बड़ा नहीं, मुश्किल से जैसे आपका मुट्ठी है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा, इस प्रकार का पत्थर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं भावर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भावर बेल्ट। और यहाँ तक हमारा पानी पहुँचते पहुँचते ना पानी तो गायब हो जाता है, लेकिन दिखने क्या लगता है? केवल पत्थर दिखता है। पानी फिर गया कहाँ? पानी हमारा पूरा का पूरा अंडरग्राउंड में चला गया, क्योंकि ऊपर से पानी आया बहुत स्पीड में, शिवालिक में पानी आ गया हमारा। शिवालिक से 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक पूरा हमारा पत्थर फैल गया, और उस पत्थर के नीचे हमारा पानी चला गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि धीरे धीरे ऊपर में आपको केवल पत्थर दिखेगा, पत्थर के ऊपर पानी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भावर। अब तेराई क्या है देखो, साउथ ऑफ द भावर बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नॉन एज तेराई। अब जो पानी हमारा भावर में दिखना बंद हो गया था, केवल आपको पत्थर ये सब दिखने शुरू हो गए थे, उसके बाद अब आप क्या करो, भावर से थोड़ा सा और नीचे आओ, यानी कि भावर बेल्ट से आप थोड़ा सा और नीचे आओ। वहाँ पे जो पानी भावर में गायब हो गया था, वही पानी आपको अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि भावर में पानी तो था, लेकिन वो पानी किसके नीचे था? पत्थर और छोटे छोटे पत्थर के नीचे था, वो आपको दिख नहीं रहा था।
लेकिन थोड़ा सा और भाबर के आप नीचे आएंगे तो वही पानी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और वो पानी बेसिकली क्या करेगा, आपके उस ज़मीन को पूरा दलदल वाला ज़मीन बना देगा, मिट्टी टाइप वाला ज़मीन आपको वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, और उसी को हम लोग कहते हैं तराई। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। तराई इज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन विच इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये जो तराई है बेसिकली दलदल वाला जगह होता है, मार्सी लैंड होता है, थोड़ा दलदल मिट्टी टाइप इस प्रकार का ज़मीन होता है, और ये पूरी तरीके से फॉरेस्टेड रीजन होता है, थिकली फॉरेस्टेड रीजन, मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत घने घने जंगल देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहली बात तो पानी का कमी है नहीं, मिट्टी का भी कमी नहीं है, दलदल वाला मिट्टी है, तो इसमें आपको जंगल देखने को मिल जाते हैं, और जंगल के साथ ही साथ जंगल में आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलते हैं, जंगली जानवर, और भयंकर भयंकर जानवर नहीं, छोटा मोटा जानवर देखने को आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुआ ना, तो कुछ लोग थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तान पसंद था, और कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे ना, उसको ठहरने के लिए, उसको जगह देने के लिए, रहने के लिए इसी जगह को क्या किया गया, साफ़ किया गया। यानी कि जो आप ये तराई देख रहे हैं, जो कि जंगली इलाका था जिसमें कि वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते थे, छोटे मोटे जानवर पाए जाते थे, इनको पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया दो कामों के लिए। पहला, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको रहने के लिए घर वहाँ पे मिल जाए, पहला बात, और दूसरा बात, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छी तरीके से हो पाए, खेती हो जाए। जैसे भाई आप तराई में लोगों को आप सेटल करोगे, लोगों को खेती भी तो करना पड़ेगा ना, खाना पीना खाने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर और उनको सेटल करने के लिए जगह प्रोवाइड किया गया उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर, अब हमारा देख लेते हैं कि भांगर क्या है। भांगर इज ओल्ड अलुवियम। भांगर लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलिरियस लोकली नोन एज कंकर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, भांगर को हम लोग ओल्ड अलुवियम कहते हैं। ओल्ड अलुवियम का मतलब क्या हुआ, वो अलुवियल सॉइल जो कि थोड़ा सा क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, ठीक है। यानी कि अलुवियल सॉइल वो मिट्टी जो कि थोड़ा पुराना मिट्टी है, जो नया है उसका बात नहीं हो जा रहा, वो उन्हें यहाँ पे हो रहा है। वो मिट्टी जो कि थोड़ा पुराना मिट्टी हो गया, जो कि बहुत पहले नदी के साथ बह के आया, फैल गया हर जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड अलुवियम। अब ये ओल्ड अलुवियम एक तरीके से कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो, भांगर लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। यानी कि जहाँ जहाँ आपको बाढ़ देखने को मिलता है ना, जैसे इंदस नदी, फिर से गंगा नदी और फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये जहाँ जहाँ पे बाढ़ लेके आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ही आपको भांगर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर ही थोड़ा सा आपको ओल्ड अलुवियम वाला मिट्टी देखने को मिल जाता है, और इसी को हम लोग लोकल नाम से कंकड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कंकड़ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भांगर। भांगर इज लेस फर्टाइल, ये हमारा लेस फर्टाइल होता है। लेस फर्टाइल का मतलब हो गया कि इसमें थोड़ा सा ना आपको उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ओल्ड अलुवियम में भाई पुराना मिट्टी है, फर्टिलिटी अपना खो चुका है ना। लेकिन जो नया मिट्टी होगा ऑब्वियस सी बात है, उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें फर्टिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे खदर। ये क्या होता है, देखो, खदर इज न्यू अलुवियम, ये बिल्कुल नया मिट्टी होता है हमारा, बिल्कुल नया मिट्टी है। आगे, खदर इज रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ये हमारा रिन्यू होता रहता है लगभग हर साल, यानी कि ये हर साल नया अपना रूप लेता रहता है, ये अपने आप को डेवलप करता रहता है। खदर इज वेरी फर्टाइल, चूँकि भाई ये नया मिट्टी है तो इसके पास उपजाऊपन ज़्यादा है, ठीक है। उपजाऊपन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये फर्टाइल ज़्यादा है, यहाँ पे आप खेती करेंगे तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। खदर इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है कि यहाँ पे आप बहुत बड़े लेवल पे खेती कर लो, आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा आपका फसल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा खदर के बारे में। और कोई डाउट है इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास में द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।